Hello students, welcome to my channel. I am Suman and I will teach you business studies of class 12. As we are having target to complete the syllabus of business studies of class 12 just in 35 days on my channel, watch one video daily and you don't need to touch the book. So let's start learning with complete understanding. We are doing the syllabus of business studies of class 12 and this video is related to part 3 of chapter 5 and name of this chapter is organizing. Part 1 and 2 of chapter 5 is uploaded earlier on my channel. Link is given in description below. The topics which we will discuss in this video are meaning and definition of delegation, principle of absoluteness of accountability, process or elements of delegation, importance of delegation of authority, decentralization से related हम topics पढ़ेंगे, meaning, definition, features and importance. Next topic is centralization and decentralization, इनका relation पढ़ेंगे हम. Relation between delegation and decentralization. Next topic is differences between delegation and decentralization and centralization and decentralization. Let's start the topic delegation. What is delegation? What is its meaning? पहले meaning देखते हैं. Delegation क्या होता है? Downward transfer of authority. Downward क्यों कहा है इसको? क्योंकि top level middle level को authority transfer करता है according to their work और मिडिल लेवल लोअर लेवल को वर्क ट्रांसफ़र करता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. सारी अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है, कुछ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होती है वो टॉप लेवल अपने पास ही रखते हैं, लेकिन वर्क को जल्दी और इजी तरीके से करवाने के लिए सुपीरियर कुछ अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को भी ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये मेन टॉप लेवल मिडिल लेवल को दे रहा है जिसको हम हायर अथॉरिटी कहते हैं. तो हायर अथॉरिटी से डाउनवर्ड आती है ये अथॉरिटी, इसीलिए इसको कहा गया है डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी. इट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को और बेटर तरीके से कंप्लीट करने के लिए की जाती है, बिकॉज मैनेजर क्या करते हैं, सारा का सारा टाइम अगर बार बार परमिशन देने में लगा देंगे कि हर बार सबऑर्डिनेट मैनेजर से परमिशन लेने आ रहा है, क्या ये डिसीजन सही है, क्या ये वर्क इस तरह से हो सकता है, अगर वो बार बार ऐसी कोई एक्टिविटी करता है तो इससे मैनेजर का भी टाइम वेस्ट होता है. जो अपनी हायर एफिशिएंसी को वो किसी और काम में लगाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे. इसीलिए मैनेजर कुछ एक अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉय भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं. जब वो कुछ एक अथॉरिटी के साथ पावर से डिसीजन लेते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, मोटिवेट होते हैं अथॉरिटी लेने की वजह से, और ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज. डेफिनेशन देखते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू थियो हैमन. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मियरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रीस्क्राइब्ड लिमिट्स. डेफिनेशन को एग्जैक्ट वर्ड्स में ही समझना होता है और वो ऐसे ही राइट करना होता है, क्योंकि डेफिनेशन एक तरह की नरेशन होती है कि किसी राइटर ने उसके बारे में क्या कहा है. मीनिंग को हम अपने वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करना होता. तो ये है डेलीगेशन का मीनिंग. लेट्स नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी होती क्या है और वो कैसे यूज़ कर सकते हैं. अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. अब अथॉरिटी किसी के पास है तो वो डेलीगेट की जा सकती है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ये डेलीगेट नहीं कर सकता कोई भी मैनेजर. अगर उसको अथॉरिटी मिली है तो वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकता है सबऑर्डिनेट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की ही रहेगी. द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट. जो भी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दी है वो वापस ले सकते हैं, लेकिन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कभी किसी को वापस नहीं ले सकते. एक बार उन्हें वो काम दे दिया गया है तो उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है, जबकि अथॉरिटी को हम वापस लेके किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी एम्प्लॉय भाग नहीं सकता. अगर उससे कोई गलती हुई है, उसके पार्ट पे कोई मिस्टेक होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल वही एम्प्लॉय होगा. वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दे दी थी, अब सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर बीच में मैनेजर का क्या काम है. यही काम तो मैनेजर का है, दूसरों से काम करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सबऑर्डिनेट की. ये उसका है तरीका होना चाहिए कि वो सबऑर्डिनेट से बेटर वे में काम कैसे करवाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ सेल ऑफ 100 यूनिट्स पर डे. उन्होंने कह दिया मार्केटिंग मैनेजर को कि आपको ये सेल टारगेट अचीव करना है, इतनी सेल होनी चाहिए 100 यूनिट्स पर डे.
लेकिन मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया, ये टास्क जो है वो डिप्टी सेल मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दिया और उसने ये टारगेट अचीव नहीं किया। अब वो ये नहीं कहेगा कि ये तो मैंने काम किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया था, नहीं, उसका सुपीरियर जो मार्केटिंग मैनेजर का सुपीरियर है वो मार्केटिंग मैनेजर को ही अकाउंटेबल करेगा कि आप आंसर दो कि ये परफॉर्मेंस अच्छे से क्यों नहीं हुई। वो सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकता। थस अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट्स अथॉरिटी। मार्केटिंग मैनेजर ने जाके अथॉरिटी डेलीगेट की थी लेकिन उन्होंने उनके सुपीरियर ने नहीं की थी, तो मार्केटिंग मैनेजर ही अकाउंटेबल होंगे जिन्होंने वो अथॉरिटी डेलीगेट की थी डिप्टी मैनेजर को। तो ये है प्रिंसिपल एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। इसको हम प्रोसेस भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? पावर है एक अथॉरिटी, डिसीजन लेने की पावर है दूसरों को गाइड करने के लिए। सपोज टॉप लेवल क्या करता है, डिसीजन लेता है कि मिडिल लेवल को बताए कि काम कैसे करना है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को गाइड करता है, उनका डिसीजन मिडिल लेवल लेता है। द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। दूसरों की एक्टिविटीज को गाइड करना कि उनको एक्टिविटी कैसे करनी है, इस डिसीजन की पावर किसके पास है? हायर अथॉरिटी के पास है। ऐसे ही ये अथॉरिटी क्या होती है? कंडक्ट भी डिसाइड करती है कि लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, एक दूसरे के प्रति उनकी कैसे रिस्पेक्ट रहेगी। फीचर्स क्या है इसके? राइट टू टेक डिसीजन, क्योंकि इसका मीनिंग ये है राइट टू टेक डिसीजन। डिटरमाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्योंकि ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन है। सुपीरियर के पास अथॉरिटी है सबऑर्डिनेट से काम करवाने की, वो ही गाइड करते हैं उसको। रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि ये इसमें रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। फ्लोज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कैसे फ्लो करती है वो? क्योंकि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को काम देते हैं, गाइड करते हैं, तो ज़्यादा अथॉरिटी हायर अथॉरिटी के पास होती है और कम अथॉरिटी लोअर सबऑर्डिनेट के पास होती है। और इसमें एक पॉइंट है, अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कहेंगे किसी के पास सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है। जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। अथॉरिटी देने का मतलब यही होता है कि उससे काम लेना है और उस काम को अच्छे से कंप्लीट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हायर अथॉरिटी के पास ही होती है। सेकेंड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की ऑब्लिगेशन होती है, ये ज़्यादातर सबऑर्डिनेट के पास होती है क्योंकि एंड रिजल्ट सबऑर्डिनेट नहीं देना होता है। सबऑर्डिनेट को काम जो दिया जाता है, जो भी वर्क असाइन किया जाता है, उसको टाइम पे और अच्छे से कंप्लीट करना, ये सबऑर्डिनेट का ऑब्लिगेशन होता है, सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हेन अ सुपीरियर इशू ऑर्डर्स इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट टू कैरी इट आउट। जब सबऑर्डिनेट को काम दिया गया है तो सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिनिश करके बेटर वे में सुपीरियर को प्रेजेंट करना। तो उस टाइम पे वो उसका सबऑर्डिनेट है और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क को टाइम पे कंप्लीट करना। फीचर्स क्या हैं इसके? ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली। सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो काम को बेटर तरीके से करके दिखाए। अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये भी एक रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। जैसे अथॉरिटी में इन दोनों का रिलेशन है वैसे ही इनका रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, क्योंकि आपको बताया ही है अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब काम को करने की अथॉरिटी मिलती है तो उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है, और ये सारी चीज़ें ट्रांसफर करता कौन है? सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोज अपवर्ड। अपवर्ड क्यों जा रही है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट की है, सुपीरियर की उसके बाद आती है। पहले सबऑर्डिनेट उस काम को कर रहा है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद सुपीरियर को उसके सुपीरियर ने जो काम दिया था उसके अकॉर्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। सो हम कहेंगे फ्लोज अपवर्ड एज सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, क्योंकि सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है कि वो बताने के लिए अकाउंटेबल है, आंसर देता है कि हमने ये काम कैसे की। लेट्स नो अबाउट द थर्ड पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जब कोई काम दिया तो ये कहा गया कि आपके पास पावर्स हैं, आप इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि इस वर्क को कैसे करना है, उसको कह दिया हमने अथॉरिटी। उसके बाद कहा कि आपको ये काम करके ही दिखाना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद अगर वो फेलियर हो जाता है या बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाते हैं तो उसको आंसर कौन करेगा? उसके लिए आंसरेबल कौन है? वही पर्सन है जिसको अथॉरिटी भी मिली थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली थी। तो जब आंसर करते हैं कि काम क्यों नहीं हुआ बेटर तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से हुआ तो कैसे
कैसे हुआ, तो ये अकाउंटेबिलिटी भी उसी पर्सन की है जिसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। व्हेन अ सुपीरियर असाइंस सम वर्क टू अ सबऑर्डिनेट ही इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर। तो जब उस सुपीरियर ने उनको वर्क असाइन किया तो वो आंसरेबल है सुपीरियर के कि वो काम सक्सेस हुआ तो कैसे हुआ और फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, ये सारा आंसर भी उसी को ही करना पड़ेगा। फीचर्स, फर्स्ट पॉइंट इज आंसरेबल फॉर द फाइनल पॉइंट, आंसरेबल है फाइनल जो रिजल्ट आया उसके लिए आंसर करो। सेकेंड पॉइंट इज कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड, जब अथॉरिटी जिस पर्सन को दी गई थी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस काम को करने की, तो सेकेंड पर्सन उसका रिप्लाई तो वैसे भी नहीं कर सकता, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट इज एनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक, तो ये काम होता कैसे है, रेगुलरली उनसे चेकआउट किया जाता है, रेगुलरली फीडबैक लिया जाता है काम का। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोज अपवर्ड, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है क्योंकि काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका आंसर भी करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अपवर्ड फ्लो करता है, सबऑर्डिनेट आंसर करता है सुपीरियर को, तो ये एलिमेंट्स डेलीगेशन। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, मीनिंग क्या होता है अथॉरिटी का, राइट टू कमांड, उसके पास पावर्स है दूसरे को ऑर्डर देने के। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन, जो टास्क दिया गया है उसको परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन। अकाउंटेबिलिटी क्या है, आंसरेबल, यानी जो भी वर्क असाइन किया उस काम को किया उसके बाद आंसर करो कि वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट इज ऑरिजिन, बनती कैसे अथॉरिटी, फॉर्मल पोजीशन जिसके पास होगी, जिसके पास जो पोजीशन होगी, जो वर्क की डेजिग्नेशन है, जो भी जॉब पोस्ट है, वो एक तरह की फॉर्मल पोजीशन होती है और उसी के पास उसी लेवल की ही अथॉरिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है, अराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, जब अथॉरिटी दी किसी को, पावर्स दी किसी काम को करने के लिए, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, जब वर्क करना है तो वर्क करा क्या नहीं किया, तो उसको आंसर भी अकाउंटेबिलिटी के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेशन, कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी डेलीगेट करी जा सकती है, ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, लेकिन जब एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो वो पूरी तरह से डेलीगेट नहीं कर सकते, और अकाउंटेबिलिटी तो कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते। जिसको अकाउंटेबिलिटी एक बार दे दी गई एक वर्क के लिए तो उसी को ही आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लो, अथॉरिटी का फ्लो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपवर्ड्स, subordinate to superior, or same in accountability, subordinate to superior, upward flow. Let's know about the relation between authority, responsibility and accountability. एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तीनों की तीनों, कोई भी तीनों चीज़ एक अकेले काम नहीं कर सकती है, तो इसीलिए हम इसका रिलेशन जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम हो जाती है, जब किसी को अथॉरिटी दे दी तो ये ऑब्वियस है, पहले से इम्प्लाइड है कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अकाउंटेबिलिटी इम्पोज की जाती है, बाद में पूछा जाता है कि आपने ये काम कैसे किया या क्यों नहीं किया या इसमें आप फेल क्यों हो गए, तो ये इम्पोज की जाती है। सेकंड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, अथॉरिटी मिलते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप मिल जाती है, और अकाउंटेबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते ही तो अकाउंटेबल अपने आप हो जाते हैं। ये इन तीनों का आपस में इंटरकनेक्शन होता है, ये अकेले वर्क कभी नहीं करते हैं, इसीलिए इसको एलिमेंट्स के साथ साथ प्रोसेस भी कहते हैं डेलीगेशन का। लेट्स नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस एंटरप्राइज में क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड, ये एग्जीक्यूटिव का यानी जो मेन सुपीरियर है उसका वर्कलोड कम करता है, क्योंकि सुपीरियर के पास, एक मैनेजर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी अथॉरिटी भी होती है काम को करने की। उसके बाद वो सब ऑर्डिनेट को जब वर्क ट्रांसफर करते हैं तो कुछ एक अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो काम अच्छे से कर सके और बार बार उन्हें डिस्टर्ब ना करे कुछ भी परमिशन लेने के लिए। तो इससे क्या होता है, मैनेजर का टाइम बचता है और मैनेजर अपना टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं किसी और काम में, उनका वर्कलोड भी कम होता है और वो अपने क्रिएटिव वर्क दिखा सकते हैं डेली रूटीन के अंदर। तो इस तरह से उनका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। सेकेंड पॉइंट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ यानी सबऑर्डिनेट्स को जब सुपीरियर अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं तो अथॉरिटी मिलने के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है अपना टैलेंट दिखाने की, कि अपने स्किल्स के थ्रू वो अपने काम को कैसे करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उनका डेवलपमेंट भी होता है। थर्ड पॉइंट इज़
क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। अब सबऑर्डिनेट के पास अथॉरिटी है थोड़ी सी अपने काम को करने की, तो उसको बार बार सुपीरियर के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं और रूटीन मैटर में काम अपने आप कर सकते हैं। तो जो उनको डिले होना था, पहले सुपीरियर के पास जाएंगे, उनकी परमिशन लेंगे, फिर काम करेंगे, वो डिले खत्म हो जाता है और क्विक काम होने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि उन्हें अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं सबऑर्डिनेट्स को, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए और एक कैपेसिटी दिखाने के लिए। इससे उनका मोरल भी बूस्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। काम को असाइन करने का ये बेटर तरीका है। उनको अथॉरिटी भी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई और अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र की गई, तो उनको ये पता होता है कि उनकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और उनको किस किस तरह से आंसर करना पड़ सकता है। हर जॉब पोजीशन पे उनको अलग अलग तरह से उनकी इन पावर्स का, ड्यूटीज़ का, आंसरेबिलिटी का पता होता है, जिसकी वजह से काम को वो प्रॉपर तरीके से करते हैं और कोऑर्डिनेशन बना के करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से ट्रांसफर होता है अथॉरिटी का लोअर लेवल्स को भी कुछ एक अथॉरिटी ट्रांसफर कर देना ताकि वो वर्क अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू द लोअर लेवल्स। यानी कि डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप लेवल तक ही नहीं रखनी, लोअर लेवल को भी कुछ एक डिसीजन लेने की पावर्स देना। इट इम्प्लाइज रिजर्वेशन ऑफ सम अथॉरिटी विद द टॉप लेवल। इसका ये मतलब नहीं है सारे टाइप्स की अथॉरिटी लोअर लेवल पे भी है। इसका ये मतलब होता है कि कुछ एक अथॉरिटी जो मेन डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो टॉप लेवल तक ही रहती है, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ जो लोअर लेवल को मिलनी चाहिए सिर्फ उसी एक्सटेंट तक ही अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है। दिस एम्पावर्स लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम। इससे क्या फ़ायदा होता है, लोअर लेवल डिसीजन टेकिंग पावर मिल जाती है लोअर लेवल को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, छोटी छोटी प्रॉब्लम जिसके लिए उनको अपर लेवल के पास ना जाना पड़े, वो खुद सॉल्व कर सकें। लेट्स नो द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एलन। Decentralization refers to systematic efforts to delegate to the lowest level all authority except the one which can be exercised at central points. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सिस्टेमैटिक एफर्ट्स होते हैं, लोएस्ट लेवल को भी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करो, सारी की सारी अथॉरिटी मत दो, लेकिन वो अथॉरिटी टॉप लेवल के पास ही रहने दो जिनके मेन सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं। और डेफिनेशन को हम एग्जैक्ट वर्ड्स में लर्न करते हैं क्योंकि वो एक नरेशन की तरह होती है। मीनिंग हम अपने वर्ड्स में राइट कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट कैंट बी चेंज। लेट्स नो अबाउट द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ अथॉरिटी को ही ट्रांसफर नहीं करता है, ये काफ़ी कुछ उनको राइट्स भी देता है ताकि वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। सेकेंड पॉइंट इज इट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। ये सिलेक्टिव डिस्पर्सल है, आप ये मत मान के चलो सारी अथॉरिटी लोअर लेवल को ही दे दी गई है, सिर्फ उतने ही एक्सटेंट तक देते हैं जितनी की रिक्वायर्ड है। थर्ड पॉइंट इज इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट। ये बिलीव है ऑर्गेनाइजेशन उनका अपने एम्प्लॉयज़ पे कि वो इतने कॉम्पिटेंट, कैपेबल हैं, रिसोर्सफुल हैं कि उस अथॉरिटी का प्रॉपर यूज़ कर सकें ताकि अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करें। फोर्थ पॉइंट इज डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइजेज द नीड ऑफ अथॉरिटी। वो चेकआउट करती है कि कितनी नीड है डिसीजन मेकिंग पावर देने की, फिर ही अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट्स दोज डिसीजंस। टॉप मैनेजमेंट केयरफुली चेक करती है कि कौन कौन से डिसीजन देने की पावर लोअर लेवल को देनी चाहिए और कौन कौन से हायर लेवल तक ही रखने चाहिए। लेट्स नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। उनका मोरल बूस्ट होता है सबऑर्डिनेट्स का जब उनको अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, उनको फ्रीडम मिल जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और अच्छे से वर्क को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। जब वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, तो वो डिसीजन भी खुद ही लेते हैं, अपने ही ब्रेन का यूज़ करते हैं, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं, तो उनका टैलेंट भी दिखता है और टैलेंट इंक्रीज होता है, मैनेजर्स का भी और एम्प्लॉयज़ का भी। इस तरह से दोनों का ही डेवलपमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ही रह के। थर्ड पॉइंट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डिसीजन जो मेकिंग पावर है वो मैनेजर्स लोअर लेवल को दे देते हैं, तो वो अपने आप डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से उनको डिसीजन लेने में डिले नहीं होता और इस तरह से डिसीजन भी जल्दी लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाता है थोड़ी बहुत वर्कलोड से जब डेली मैनेजरियल जॉब्स की जो अथॉरिटी होती है थोड़ी बहुत वो सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं, तो उनके पास कुछ एक टाइम बचता है कुछ और काम करने के लिए। तो इस तरह से वो डिफरेंट एरियाज पे भी काम कर सकते हैं और उनका थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है और वो रिलीव हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ भी होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जब अथॉरिटी मिल जाती है तो वो अपना काम बेस्ट तरीके से करके दिखा देना चाहते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल मैनर में जब करते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर कंट्रोल, क्योंकि हर लेवल के ऊपर जो है अथॉरिटी दी गई है तो हर लेवल बेटर परफॉर्मेंस देता है और हर लेवल को अथॉरिटी मिल जाती है तो हर लेवल के वर्क को इवेलुएट करना भी इजी हो जाता है और कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। नो अबाउट द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन डिटेल। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एक अथॉरिटी कहाँ रहती है? वो सिर्फ टॉप लेवल तक ही रहती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल। अब वो क्या कह रहा है कि आप सिर्फ टॉप लेवल को ही सारी अथॉरिटी मत दो, सिस्टमेटिकली सारी अथॉरिटी अलग अलग लेवल्स पे भी दो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे भी दो, ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके। लेकिन फर्म को क्या करना है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस भी करके चलना है और ये भी नहीं मानना है कि सारी अथॉरिटी लोअर लेवल्स को दे दे और ये भी नहीं करना है कि सारी अथॉरिटी टॉप लेवल को दे दे। इसीलिए फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बैलेंस करके चले। बैलेंस किसको? सेंट्रलाइजेशन भी करें, कुछ एक अथॉरिटी जो है टॉप लेवल को भी रिटेन कर दें और डिसेंट्रलाइजेशन भी करें कि कुछ एक अथॉरिटी जो लोअर लेवल को चाहिए वो भी दी जाए। इन केस ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड फर्म, अगर सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड फर्म है तो टॉप लेवल के पास कुछ एक अथॉरिटी रहनी चाहिए। तो वो किस टाइप की अथॉरिटी होनी चाहिए? पॉलिसीज और डिसीजन क्या होने चाहिए? वो पूरी फर्म के जो बनाते हैं वो टॉप लेवल ही बनाएगी और ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो भी अथॉरिटी मेनली टॉप लेवल के पास रहनी चाहिए। तो फिर मिडिल लेवल के पास क्या होना चाहिए? मिडिल एंड लोअर लेवल हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द टास्क एलोकेटेड टू देम। उनको ऐसी अथॉरिटी है लेकिन सिर्फ उसी टास्क को परफॉर्म करने की जो काम उनको दिया गया है। Let's know about the relation between delegation and decentralization. Decentralization is extension of delegation. Delegation को ही अगर हम और ज़्यादा डिवाइड कर देते हैं और ज़्यादा dispersion of authority करते हैं तो वो decentralization बन जाता है। In delegation we multiply the authority with 2. सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है authority तो वो होगी delegation. Whereas decentralization the authority is multiplied by many. कई लोगों को इसको डिवाइड कर दिया, अथॉरिटी को सबको दे दिया थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी, तो वो क्या बन जाती है? डिसेंट्रलाइजेशन। बिकॉज सिस्टमैटिक डेलीगेशन टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। सिस्टमेटिकली हम डेलीगेट करते सारी अथॉरिटी को हर लेवल पे, जिससे क्या होता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे बन जाती है और उसी चीज़ को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इफ़ डेलीगेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लेवल्स, अगर डेलीगेशन को थोड़े ही लेवल्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए कि इसी इन्हीं लेवल्स पे रहेगी, ओनली देन देयर विल बी नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो। तभी ऐसा होगा कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बन पाएगी। सेकेंड पॉइंट इज डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी तो देनी ही देनी पड़ती है, चाहे वो सिर्फ टॉप लेवल को दे या मिडल और लोअर को भी दे। डेलीगेशन इज मस्ट, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह नहीं होती है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन एज देयर इज नो इंडिविजुअल who can do all the work himself only. डेलीगेशन क्या होता है? अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना, वर्क को कम करने के लिए एक पर्सन के पास सारा वर्कलोड ना आए, थोड़ी सी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि सारा काम एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। डेलीगेशन इज़ अ टूल टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डेलीगेशन क्या है? एक तरह का टूल है जिसकी वजह से हम काम को बहुत बेटर तरीके से करवा सकते हैं एम्प्लॉयज़ से। Whereas decentralization is required when an organization grows. Decentralization कब चाहिए? जब ग्रो करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ओनली टॉप लेवल कैन नॉट मैनेज इट। टॉप लेवल के पास इतना ज़्यादा काम है कि वो सारे काम को नहीं देख सकता है, तब वो अपनी अथॉरिटी को डिवाइड कर देता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर। डेलीगेशन क्या होता है? कंपल्सरी एक्ट होता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में है और अथॉरिटी को डेलीगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सिर्फ टॉप लेवल को दे या सारे लेवल्स को दे। बट डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होता है। सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन में जो लेस फ्रीडम होती है टू टेक डिसीजंस ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है? सुपीरियर्स का होता है, इसलिए फ्रीडम बहुत कम होती है।
डिसेंट्रलाइजेशन में भी लेस कंट्रोल लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है काम को करने की। थर्ड पॉइंट इज स्टेटस, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड बाय शेयर टास्क। ये किस लिए कर रहे हैं, डेलीगेशन किस लिए दी है, ताकि टास्क को डिवाइड कर दिया जाए और बेटर तरीके से परफॉर्म किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों की जा रही है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी बनाई गई है, ये टॉप लेवल की डिसीजन है कि सबको अथॉरिटी दी जाएगी काम करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज स्कोप, डेलीगेशन का स्कोप कैसा होता है, नैरो होता है, क्योंकि ये सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही लिमिट होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन वाइड है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है डेलीगेशन का ही, ये हर लेवल पे होता है। फिफ्थ पॉइंट इज पर्पस, डेलीगेशन का पर्पस क्या है, मैनेजर का बर्डन कम कर देना, और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल। ये क्या करती है, उनका रोल भी बढ़ाती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाती है लोअर लेवल की। Let's know about the difference between centralization and decentralization. First point is meaning. It refers to centralization of power or authority at higher level only. Centralization में क्या होता है, जो authority होती है वो सिर्फ और सिर्फ higher level पे होती है, while in decentralization ये हर लेवल के ऊपर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सबके पास अथॉरिटी होती है, अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, टॉप के पास सबसे मैक्सिमम अथॉरिटी है, अगर मिडिल और लोअर को दे भी देते थोड़ी सी अथॉरिटी, वो बहुत ही लेस होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी सिस्टमैटिकली डिवाइड है एवरी लेवल पे। थर्ड पॉइंट इज सूटेबल, ये सेंट्रलाइजेशन कौन सी फॉर्म में ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी फॉर्म है, थोड़े से ही पर्सन्स हैं, तो ऐसे इस तरह से अथॉरिटी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टॉप लेवल खुद ही सब कुछ मैनेज कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे सूटेबल होती है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि टॉप लेवल के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि वो हर डिपार्टमेंट में जाके वर्क को चेकआउट नहीं कर सकते, इसलिए उनको अपने सब ऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी ट्रांसफर करनी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ एक्शंस, मैनेजर्स के पास काम ही कम होता है सेंट्रलाइजेशन में, इसीलिए तो वो अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करते हैं, खुद ही सारा काम चेकआउट करते हैं। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो मैनेजर्स के पास फ्रीडम होती है काम करने की कि वो कैसे काम करेंगे, और वो अपना वर्कलोड ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड टू गेट more videos. Please subscribe my channel, like, comment and share my videos. Thank you.